नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए साइकोलॉजी की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने प्याजे की थ्योरी को डिस्कस किया था। ओके, आज सेकंड वीडियो है हमारे पास जिसमें हम बात करेंगे अटैचमेंट थ्योरी की। आप मुझे लगता है कि फ़र्स्ट टाइम इस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे होंगे, बट चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बेसिक सी टर्म है कि किसने दी है, क्या इम्पोर्टेंस है, आखिरकार किन स्टेजेस इन्होंने एक्सप्लेन की है। यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी सी इस थ्योरी से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी अगर आप इन टर्म्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। ओके, सो आपके पास जो अटैचमेंट थ्योरी थी, जैसे कि वर्ड आपके पास अटैचमेंट है, इट मीन किसी के साथ हमारा कोई रिलेशन हो गया या हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारे साथ उसका एक रिलेशन बन जाता है। जैसे आपके पास मदर हो गए, फादर हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, ओके, हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, आपके बच्चे हो गए, तो सभी के साथ हमारा कोई ना कोई रिलेशन बना होता है। सो जो अटैचमेंट थ्योरी है वो एक ऐसे पर्सन ने दी थी जिनका अपने जो उनकी एक नीस ही कह सकते हैं हम, या आया थी, उनके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा जो है गहरा संबंध था। ओके, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, तो उनके पेरेंट्स जैसे वर्किंग होते हैं तो अपने बच्चे को संभालने के लिए आया रख देते हैं। तो उसी तरह से उनका जो संबंध था वो अपनी आया के साथ अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा था, यानी गहरा था। ओके, सो ये स्टोरी है उन्हीं की आपके पास। उन्हीं ने इसके ऊपर काम किया था, अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर। ओके, तो अटैचमेंट थ्योरी आपके पास थी जॉन बॉल्वे एंड मैरी एनथवर्थ ने। ओके, जो आपके पास जॉन बॉल्वे है ये बेसिकली इनसे रिलेटेड है, बट इन दोनों ने एक साथ इसके ऊपर काम किया था, जॉन बॉल्वे एंड मैरी एनथवर्थ। ओके, तो इन्होंने जो है इस स्टोरी के ऊपर या इस थ्योरी के ऊपर काम किया था और इन्होंने एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब द डायनेमिक ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रिलेशनशिप में आपके पास जो अटैचमेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है हमारे पास डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉल्वे, एनथवर्थ एंड हॉर्लोथ। ओके, या हॉर्लो हॉर्लो टू अटैचमेंट थ्योरी, कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था आपके पास, किस किस का। बॉल्वे ने अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर काम किया था, एनथवर्थ ने आपके पास इसके ऊपर काम किया था, एंड हर्लॉ ने भी इसके ऊपर आपके पास काम किया था। तो ये थ्री है आपके पास, इनको याद रखिएगा, थ्योरी किसने दी है आपके पास। ओके, अब जो आपके पास ये थे, इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया। सो इन्होंने फर्स्टली कहा कि जो बच्चा है वो स्पेशली अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है। अब माँ के साथ क्यों जुड़ा रहता है, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी इन्फेंट स्टेज में है, यानी अपने केवल जो प्याजे की आपके पास सेंसर मोटर स्टेज हम जिसे कहते हैं, या सेंसर स्टेज हम जिसे कहते हैं, कि बच्चा केवल अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, यानी बच्चा जो है सिर्फ अपनी माँ के साथ अटैचमेंट में। ओके, तो ये उनका कहना था कि सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो उनकी मदर के साथ होती है, यानी attachment in infants is primarily a process of proximately syncing to an identified attachment figure in the situation of prescribed distress on, or alarm for the purpose of survival। अब ये यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, इनका कहना है कि जो आपके रिलेशंस हैं, आपकी जो अटैचमेंट है, वो स्पेशली आपके सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करती है, कि आपका इमोशन कैसा है, किस तरह से आप बिहेव करते हैं। ओके, तो जो आपके पास जॉन बॉल्वे एंड मैरी एनर्थवर्थ है, इन्होंने आपके पास टू ये आपके पास टू रिसर्चर थे और इन्होंने अपनी अपनी स्टेज दी थी। ओके, तो जो आपके पास जॉन बॉल्वे थे, इन्होंने आपके पास फर्स्टली 4 स्टेजेस दी थी। ओके, बीइंग ड्यूरिंग इन्फेंसी, इनके पास फर्स्ट स्टेज थी आपके पास प्री अटैचमेंट, सेकंड स्टेज थी इनकी आपके पास अटैचमेंट इन द मेकिंग, एंड जो थर्ड स्टेज थी आपके पास इनकी वो थी आपके पास क्लियर कट अटैचमेंट, एंड फोर्थ थी आपके पास फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पास बन सकता है कि जो जॉन बॉल्वे थे उन्होंने 4 स्टेज दी थी, तो आपको 3 सही दी होंगी, फोर्थ गलत दी होगी, आपको बताना है कौन सी इनकी नहीं है। तो एक आपकी इनकी है प्री अटैचमेंट, अटैचमेंट इन द मेकिंग, क्लियर कट अटैचमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेसिप्रोकल
रिलेशनशिप। ओके, इन्होंने ये आपके पास इनकी जो स्टेटमेंट या आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने स्टेजेस दी थी। ओके, तो ये आपके पास जॉन बॉलवे ने दी थी 4 स्टेजेस। नेक्स्ट हमारे पास आती है एनर्थवर्थ। सो एनर्थवर्थ या आइडेंटिफाई 3 टाइप ऑफ अटैचमेंट। इन्होंने जो है 3 टाइप ऑफ अटैचमेंट जो है आइडेंटिफाई की थी दैट अ चाइल्ड कुड पॉसिबली डेमोस्ट्रेट। जो एक बच्चा शो करता है बट इज स्क्वेयर। स्क्वेयर मीन आप इसको सिक्योरिटी के साथ ले सकते हैं। आपको पता है बच्चा जहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करेगा वो वहीं जाएगा। अवॉइडेंस, जो उसको अच्छा नहीं लगेगा वो उसको अवॉइड करेगा। एंड रेसिस्टेंस या एम्बी बैलेंट। ओके, तो ये 3 जो है इन्होंने आपके पास दी थी। एंड इसमें जो है 4th ऐड की थी आपके पास हर कोलीग मैरी मैन लेटर आइडेंटिफाई 4th टाइप। 4th टाइप क्या था आपके पास? डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट। ओके, तो ये जो है आपके पास सारी की सारी इनकी जो बेसिक टर्म्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी, कौन कौन से टर्म इन्होंने ऐड की थी। एंड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन हिज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू अटैचमेंट हैरी हॉर्लो raised baby monkey away from their mother. He gave them surrogate mother make a wire and wood to which they develop attachment bond. अब जो आपके पास हैरी हॉर्लो थे, उन्होंने, अब आपको पता है स्पेशली ह्यूमन के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक बेबी मंकी के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था कि एक अलग से एक वायर एंड वुड से जो है एक अलग अनदर जो उसकी जो माँ थी मंकी की, हूबहू उसी की तरह से जो है एक न्यू मदर फॉर्म की थी। एंड कोशिश की थी कि क्या इन दोनों में जो है अटैचमेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है या नहीं। ओके, बाकी इनकी थ्योरी थी आपके पास जो आपके पास हैरी हॉर्लो एंड द रिसिस मंकी। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। बेसिकली आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जो टर्म हमने आपको बताई यही इम्पॉर्टेंट है। ओके, बेसिकली आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, बट आपको पता है हर बार न्यू न्यू टर्म जो है आपके पास साइकोलॉजी में ऐड होती है। तो इसलिए जो भी हमें मटेरियल अवेलेबल है, जितना भी मटेरियल हमें मिलता है वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ओके गाइस, ताकि आपको जो डैट है उसको क्लियर होने की श्योरिटी जो है वो 100% हो सके। एंड इसमें हम नेक्स्ट थ्योरी भी अभी के आपके साथ स्टडी करेंगे जो है हमारे पास सिगमंड फ्लूइड की साइको सेक्सुअल स्टेजेस। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है एंड आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। तो चलिए इस थ्योरम को स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली जो मैं आपको करवाऊंगा ये इस थ्योरी का एक और नाम है आपके पास साइको एनालिसिस थ्योरी। ओके, साइको सेक्सुअल थ्योरी भी इसे कहा जाता है या साइको एनालिसिस थ्योरी भी इसे कहा जाता है, जिसे सिगमंड फ्लूइड ने आपके पास दिया था। ओके, अब इन्होंने जो है 3 टर्म्स दी थी, आपको पता होगा। इन्होंने स्पेशली ये न्यूरोलॉजी से रिलेटेड थे। तकरीबन 1856 से लेकर 1939 तक जो है इनका लाइफ पीरियड आपके पास था। ओके, तो इन्होंने आपके पास जो साइको या साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी उसको डेवलप किया था, जिसमें उन्होंने आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको इंक्लूड किया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी जो इन्होंने यहाँ पे ऐड की थी। तो फर्स्टली जो इन्होंने यहाँ पे टर्म बताई थी, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है बट हम जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके ऊपर चलेंगे। ओके, तो इन्होंने आपके पास कौन कौन सी टर्म बताई थी? इड ईगो एंड सुपर ईगो। यहाँ पे आपके लिए एक फोटो भी अवेलेबल है। ओके, यहीं से हम पूरी की पूरी थ्योरी को समझ लेंगे। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ओके, अब इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है? तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट है। इसको करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसे ही आप इस स्टोरी को सुनोगे आप इड, ईगो एंड सुपर ईगो को इजी वे में एक्सप्लेन कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ओके, आपके पास एक बच्चा है। ओके, मान लीजिए एक बच्चा है, आपके पास नहीं, एक बच्चा है। अब उस बच्चे को वो एक शॉप में गया, उसने वहाँ पे एक
जो मिठाई है वो देखी, वो मान लीजिए स्वीट शॉप में गया है, वहाँ पे उसने मिठाई देखी। अब उसका मन कर रहा है कि उसे वो मिठाई खानी है, बट उसके पास पैसे नहीं है। उसको वो मिठाई खानी है, बट उसके पास जो है पैसे नहीं है। अब वो बच्चा क्या करेगा? ये हमने यहाँ पे आपके लिए एक बच्चा जो है बना दिया। ओके, अब बच्चे के पास पैसे नहीं है, तो ये बच्चा क्या करेगा हमारा? अब या तो वो उस चीज़ को चुराएगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन आपके पास आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया आपके पास? या तो वो उसको चुराएगा, आपके पास चुराना। सेकंड कंडीशन क्या आती है? अब अगर वो किस चीज़ को चुराएगा, तो अब हमें पता है जब बच्चे को कहेंगे कि ऐसा मत करना वरना पुलिस वाले तुम्हें ले जाएंगे, इट मीन डर। उसे डर भी लगेगा कि पुलिस वाले जो है उसे ले जाएंगे। थर्ड स्टेज यहाँ पे आपके पास आती है, या तो हम बच्चे को एक चोरी करना गलत बात है। ओके, ये थ्री स्टेजेस यहाँ पे आपके पास बन चुकी है। अब आप इड ईगो सुपर ईगो को समझ लोगे। जो जब बच्चे ने ये सोचा कि मुझे वो मिठाई चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे वो मुझे चुरानी ही क्यों ना पड़े, तब बच्चा जो है आपके पास इड स्टेज में है। कौन सी स्टेज में है? इड स्टेज में। इड स्टेज में सबसे पहली प्रेफरेंस होती है प्लेजर को। किस चीज़ को होती है? प्लेजर को, कि हमें वो चीज़ चाहिए, किसी भी चीज़ में चाहिए, किसी भी हद में चाहिए, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो वो किस में होती है आपके पास? इड में। ओके, चुराना आपके पास आ गया इड में। बच्चे का जो मेन माइंड वर्क करता है वो करता है प्लेजर के ऊपर। हम कह सकते हैं सेल्फिश होता है वो। ओके, उसे दूसरे के बारे में कोई मतलब नहीं है, जो उसे करना है वो उसे करना है। सेकंड टर्म हमारे पास आती है डर, इट मीन ईगो। अब सेकंड क्या था आपके पास? कि अगर मैं चोरी करूँगा तो वो पुलिस को बुला लेंगे, इट मीन आपको वो रियलिटी शो कर रहा है। ओके, जो ईगो है वो आपको रियलिटी शो करता है। आप इसको अपनी लाइफ के ईगो के साथ मत लीजिएगा। ईगो यहाँ पे, जो ईगो है वो यहाँ पे अलग टर्म है। ओके, ईगो रिप्रेजेंट कर रही है आपको यहाँ पे रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, कि अगर उसे रियलिटी पता है कि अगर वो चुराएगा तो वो आपके पास चोर बन जाएगा, यानी पुलिस उसे ले जाएगी, इट मीन उससे डर रहे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आती है गलत, कि चोरी करना जो है गलत बात है। ये आपके पास आती है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो आपको क्या बताती है? मॉरलिटी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास सिगमंड फ्लूइड है उसकी कौन सी टर्म आपको मॉरलिटी शो करती है? सुपर ईगो जो है आपको मॉरलिटी शो करती है। ओके, तो मुझे लगता है कि अब आपको इड ईगो सुपर ईगो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। इड रिप्रेजेंट करता है सेल्फिशनेस को। ओके, ईगो रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, एंड सुपर ईगो रिप्रेजेंट करता है मोरालिटी को। चोरी करना गलत बात है, वो आपके पास एक गलत काम हो गया। ओके, एंड क्राइम बिहेवियर किसकी वजह से आपके पास आता है? जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है आपके पास, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो क्रिमिनल है आपके पास उसमें यहाँ से कौन सी चीज़ जो है एब्सेंट होगी। अगर किसी का क्रिमिनल बिहेवियर है, इट मीन उसमें आपके पास जो सुपर ईगो है वो मिसिंग होता है, इट मीन उसके अंदर मोरालिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो है, जो सिगमंड फ्लूइड की साइको सेक्सुअल स्टेजेस या साइकोसेक्सुअल थ्योरी, या आपके पास जिन्हें हम कहेंगे साइको एनालिसिस थ्योरी थी, वो यहाँ से क्लियर हो गई। ओके, अब इनकी एक और टर्म थी। जब इन्होंने आपके पास साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने वहाँ पे सेक्स अर्ग्स के बारे में रिप्रेजेंट किया था। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं इड क्या है, ईगो क्या है, मैंने आपको इजी वे में अंडरस्टैंड करवा दिया है। वहीं से आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, आप इस थ्योरी को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। अब उन्होंने जो है आपके पास जो भी सेक्स अर्ग्स थे उनको एक्सप्लेन किया था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड, चिल्ड्रन प्लेजर सीकिंग अर्ग्स यानी गवर्न बाय द इड। तो ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है? आपके पास इड को। ओके, आर फोकस ऑन ए डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी called an energies stage. Okay, and at
ईच ऑफ द 5 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। इन्होंने जो है अब 5 स्टेजेस और एक्सप्लेन की थी आपके पास। फर्स्ट थी ओरल, सेकंड थी आपके पास एनल, सेकंड एंड थर्ड थी आपके पास फैलिक एंड लेटेंसी एंड जेंटल। तो इन्होंने ये स्टेजेस भी आपके पास एक्सप्लेन की थी। जो आपके पास इड, ईगो एंड सुपर ईगो है वो माइंड से रिलेटेड है। ओके, अब ये जो टर्म्स है आपके पास ये सारी इड के अंदर आपके पास आ रही है। ओके, अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो फर्स्टली या चलिए मेरे पास दो तीन टर्म्स और हैं, बट मैं इनको पहले आपके पास ओरल, एनल एंड फैलिक एंड लैटेंसी एंड जेंटल को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्टली हमारे पास आती है ओरल। ओरल आपको पता है हम सामने वाली बात को करते हैं, जो हम सामने बात करते हैं। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द माउथ इज द प्लेजर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट। जो ओरल है आपके पास, इसमें क्या है आपके पास, इसकी आपके पास स्टेज भी गिवन है। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। ओके, जब बच्चा केवल 1 साल का होता है तो उसके प्लेजर का सोर्स क्या है आपके पास, केवल उसका मुंह। ओके, एंड फ्लूइड बिलीव दैट दिस इज वाई infant are born with the sucking reflex and desire their mother breast। ओके, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, तो शुरू में जो है केवल उसका मुंह जो है उसके लिए सफिशेंट है। ओके, जो उसकी प्लेजर का सोर्स है केवल माँ का दूध। ओके, इफ वो चाइल्ड ओरल नीड आर नॉट मीट ड्यूरिंग इन्फेंसी ही और शी may develop negative habit such as nail biting or thumb sucking and to meet the basic needs। अब देखिए ये रियल बात है कि अगर किसी को जैसे कि अगर दूध नहीं मिलता है तो क्या करते हैं वो अंगूठा जो है चूसना शुरू कर देते हैं या अपने नाखून खाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ओरल में आपके पास ये टर्म आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनल, जो कि आपके पास 1 to 3 के बीच में आता है। ओके, इसमें हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, इसमें हमारे पास आता है ड्यूरिंग दिस स्टेज टॉडलर एंड प्री स्कूल एज चिल्ड्रन बीइंग टू एक्सपेरिमेंटल विद यूरिन एंड feces the control they learn to exert over their bodies function in a manifest in a toilet training. Improper resolution of this stage such as parent toilet training their children too early and can result in the child who is uptight and overly obese with order। अब इसमें आपके पास क्या आता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं आपको पता है जो पैंट में ही पेशाब कर देंगे। ओके, तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना, यानी उनकी बॉडी के ऊपर किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है कि जब उन्हें टॉयलेट आएगा तो वो बाथरूम जाएंगी। ओके, तो उनको इस तरह से इसमें ट्रेंड किया जाता है सेकंड स्टेज में, यानी बच्चा जो है अपने ऊपर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैलिक, तो ये आपके पास आती है 3 to 6 ईयर में। ड्यूरिंग दिस स्टेज प्री स्कूलर टेक प्लेस या टेक प्लेजर इन देयर जेंटल एंड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड बीइंग टू स्ट्रगल विद सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड द अपोजिट सेक्स, पेरेंट बॉय टू मदर एंड गर्ल टू फादर। अब यहाँ पे आपको कहता है कि जो आपके पास बच्चे हैं वो उनकी अट्रैक्शन होती है अपोजिट सेक्स की तरफ। इनका यहाँ पे कहना था कि जैसे बॉय है वो अपनी माँ को ज़्यादा प्यार करता है या माँ जो है अपने बॉय को ज़्यादा प्यार करती है। आपने देखा होगा जो लड़कियाँ हैं स्पेशली अपने फादर्स को ज़्यादा पसंद होती है। ओके, तो उन्होंने इसमें इस बात को एक्सप्लेन किया था। फॉर बॉय दिस इज़ कॉल्ड ओडिपस कम्प्लेक्स। ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास सी टेट में आया था। जो आपके पास फैलिक में स्टेज होती है जिसमें बॉय टू मदर जो है ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, वो आपके पास क्या टर्म थी या क्या नाम उसे दिया गया है, वो आपके पास ओडिपस कम्प्लेक्स। ओके, इन्वॉल्व बॉय डिज़ायर फॉर हिज मदर एंड हिज अर्ग टू रिप्लेस हिज फादर हु इज सीन एज अ रेवल फॉर द मदर अटेंशन। ओके, तो ये एक टर्म है आपके पास। एट द सेम टाइम बॉय इज अफ्रेड हिज फादर विद पनिश हिम फॉर द फीलिंग। ओके, तो ये आपके पास कुछ टर्म है आपके पास जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक और टर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द
इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स लेटर प्रपोज बाई फ्लूइड प्रोटीन कार्ल जंग। ओके, तो आपके पास एक और टर्म जो ऐड हुई थी वो आपके पास ऐड की थी यहाँ पे कार्ल जंग ने, इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ओके, तो इसमें था आपके पास गर्ल डिज़ायर फॉर हिज फादर विश टू टेक हर मदर प्लेस। ओके, तो इनको याद रखिएगा, बॉय के लिए आपके पास ये टर्म हो गई एंड जो आपके पास गर्ल्स थी उनके लिए हमारे पास दिस टर्म। ओके, तो ये टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लेटेंसी। तो ये स्टेज हमारे पास आती है 6 to 12 के बीच में। ओके, अब इसमें क्या होता है आपके पास हैप्पीनेस जो है आपके पास अपोजिट साइड शिफ्ट होती है। जो आपके पास यानी जो हमारी खुशी है वो हम बाहर ढूंढना शुरू करते हैं इन दिस स्टेज। ओके, आपने देखा होगा बच्चे घर को छोड़कर बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना पसंद करते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज सेक्सुअल इंस्टिंक्ट सबसाइड, द चिल्ड्रन बिगन टू फर्दर डेवलप द सुपर ईगो और कॉन्शियसनेस या कंसाइंस। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास कि जो बच्चा है वो बाहर जाना शुरू करता है, अपनी मॉरलिटी को डेवलप करना शुरू करता है। चिल्ड्रन बिगन टू बिहेव इन मॉरल एक्सपेक्टेबल वे एंड अडॉप्ट द वैल्यू ऑफ देयर पेरेंट्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट एडल्ट्स। ओके, यानी अब वो उसकी जो हैप्पीनेस है वो बाहर की तरफ जो है मूव करना शुरू करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंटल। तो जेंटल जो है आपके पास 12 प्लस जितनी भी आपके पास स्टेज होती है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या होगा आपके पास, इसमें हमारे पास सेक्सुअल इम्पल्स रीमर्स इफ अदर स्टेज हैज़ बीन सक्सेसफुल मीट adolescent engage in improper sexual behavior may leads to marriage and चाइल्ड बर्थ। यानी आपने देखा होगा मैक्सिम जो है अपनी शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि उत्सुक हैं। आपको पता है बच्चे आजकल स्कूल्स में ही अपने लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी वो अपनी आगे वाली जो भी उनकी लाइफ है उसको स्टेबल करने के लिए, जैसे कहते हैं जेंटलमैन की तरह बिहेव कीजिए। अपनी आगे वाली लाइफ चाहे वो ऐसे ही जो उनको इधर उधर दिखता है वो उसी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, बट फिर भी वो अपने फ्यूचर के लिए ही कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं। सो यही टर्म उन्होंने यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन की थी। ओके, तो बेसिकली ये 5 स्टेजेस थी जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास इन्होंने आगे और भी स्टडीज़ की थी आपके पास। आपको पता है कोई भी थ्योरी बनती है तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट तो आता है। ओके, सो यहाँ पे जो भी इन्होंने बातें कही थी वो हमने पूरी की पूरी आपके साथ स्टडी कर ली है। ओके, हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जब हम डायरेक्टली बनाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, सो बट हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ईजी वे में हर टर्म को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, इसलिए मैं एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी आपको पियाजे की थ्योरी या जो हमारे पास अटैचमेंट थ्योरी थी उसको आप भूल पाओगे, या जो हमारे पास साइकोसेक्सुअल स्टेजेस या जो भी इनकी 5 स्टेजेस थी एंड जो 3 स्टेजेस थी माइंड की उनको आप भूल पाओगे। ओके, एंड यहाँ पे एक और टर्म है आपके पास लिबिडो। ओके, लिबिडो हमारे पास एक टर्म आती है LIBIDO, लिबिडो। अब लिबिडो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल एनर्जी, ऑलवेज वांट प्लेजर। ओके, ये वर्ड है जो कि हमारे पास साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है जो हमेशा प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जिनमें अगर हम इसमें कहेंगे कि आपको लिबिडो या आपका जो बिहेवियर है वो लिबिडो है, इट मीन्स कि वो एक ऐसा पर्सन है जो ऑलवेज प्लेजर चाहता है चाहे किसी भी तरह से मिले। ओके, तो ये इड को रिप्रेजेंट करता है लिबिडो। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है जो कि लाइफ इंस्टिंक्ट आपके पास होता है। लाइफ इंस्टिंक्ट जिसे हम कहते हैं इरोस, इरोस। ओके, इरोस है जो कि आपके पास प्लेजर मोटिवेशन यानी पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट मीन जीने की इच्छा। ओके, इरोस आपको रिप्रेजेंट करता है जीने की इच्छा। इट मीन ये आपके पास प्लेजर मोटिवेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है इरोस। एंड इसके बाद हमारे पास आता है डेथ इंस्टिंक्ट, जो लोग आत्महत्या करते हैं या मरना चाहते हैं डेथ, तो उसमें हम यूज़ करते हैं थैनोस, THANA, थैनटोस। ओके, थैनाटोस, THANATOS। ये जो है आपके पास नेगेटिव बिहेवियर को शो करता है।
जो आपके पास इरोज है वो पॉजिटिव बिहेवियर को शो करता है, लाइफ इंस्टिंक्ट मीन जीने की इच्छा। और जो आपके पास थैनाटोज है वो आपको रिप्रेजेंट कर डेथ इंस्टिंक्ट, जो कि आत्महत्या करते हैं, मरना चाहते हैं। ओके, तो ये 2 टर्म्स है आपके पास, ये बैड को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव को। ओके, इनको लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर एचपी टैट में नहीं तो सी टैट में ये टर्म्स जरूर देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 थ्योरीज कवर होती है एंड नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट थ्योरी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास एरिक इरिक्सन की। ओके, एरिक इरिक्सन की हमारे पास स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट है। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इन्होंने दी थी सोशल से रिलेटेड, तो इनको हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।